नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 6 जैव विविधता और उसके संरक्षण की, मतलब बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाए। तो पहले बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीवों की संख्या है और उनकी विविधता है, उन्हें ही जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग पहली बार किया था वॉल्टर जी रोजन ने कब 1985 में। और जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी के कितने स्तर होते हैं, 3। कौन सा, आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति बायोडाइवर्सिटी तथा पारितंत्रीय जैव तथा पारितंत्रीय बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता का हम लोग कंजर्वेशन कैसे करेंगे, मतलब बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किसके द्वारा किया जाएगा। तो एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है मतलब स्वस्थाने। दूसरा बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब बाह्य स्थाने। तो डिस्कस करेंगे कौन कौन से इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिनका अंदर रह के जिनका कंजर्वेशन किया जाएगा। तो पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, मतलब जो नेशनल पार्क है उनका कंजर्वेशन किया जाएगा इन सीटू के अंतर्गत। और वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैव मंडल रिजर्व, पवित्र उपवन तथा झीलें, इन सब का कंजर्वेशन किया जाएगा इन सीटू के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाह्य स्थानीय मतलब एक्स सीटू की, तो इसके अंतर्गत आता है बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और जो चिड़ियाघर है, इन सब का कंजर्वेशन किया जाएगा बाहर रहकर, मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट बात करेंगे जैव विविधता से संबंधित इंपॉर्टेंट एक्ट तथा आयोग को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो बात करेंगे 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 2002 में भारतीय संसद में जैव विविधता एक्ट पारित किया गया था। और जैव विविधता पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसके जो मेन पर्पज है उनको पूरा करने के लिए लागू किया गया था। जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो यह आया था 2002 में, लेकिन इसको लागू किया गया था वर्ष 2003 में। जैव विविधता प्राधिकरण मतलब एनबीए की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एनबीए का, ये है चेन्नई में। इसके लिए इंपॉर्टेंट आयोग का गठन किया गया था। पहले बात करते गाडगिल समिति आई थी, फिर कस्तूरी रंगन समिति आई थी और ये मेनली था जो पश्चिमी घाट है उनके संरक्षण के लिए जैव विविधता आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी की। तो ये जो भूमध्य रेखा है इसकी तरफ आने पे क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब ये हम लोग बात करें हमारे पृथ्वी की, तो ये है हमारी भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री। तो ये है पोलर रीजन। तो जब ध्रुवों से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, जैव विविधता बढ़ती जाएगी। पोलर रीजन से नीचे की ओर आएंगे तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और केरल की शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, केरल की साइलेंट वैली में। और हमारी बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हो रहा है किसके द्वारा सबसे ज़्यादा, तो जो प्राकृतिक आवासीय विनाश हो रहा है उससे ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हो रहा है। जो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता है उसको सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है, तो ये है भूमंडलीय तापन से और आवासों का जब विखंडन हो रहा है उससे, तथा जो बाह्य जातियों का हमला हो रहा है उन पे, इस वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रवाल भित्त की। तो जो प्रवाल भित्त मतलब कोरल रीफ है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच। जो मध्य उष्णकटिबंधीय एरिया तथा उपोष्ण कटिबंधीय है समुद्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो ये है हमारी पृथ्वी, ये है 0 डिग्री। तो यहाँ से ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे 30 डिग्री साउथ की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल रीफ पाए जाते हैं। और यही एरिया क्या होगा, ये उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय समुद्री एरिया होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा कोरल रीफ पाई जाती है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, तो ये है जैव मंडल रिजर्व। प्रवाल की वृद्धि की बात करें तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, अवसाद रहित तो स्वच्छ जल चाहिए तथा 27 to 30% की लवणता चाहिए। अब इम्पोर्टेंट एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। और वन्य जीव कब आया था, यह आया था 1972 में। पर्यावरण संरक्षण कब आया था, 1986 में। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था, 1981 में। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। और मृदा संरक्षण की बात की जाए तो इसे रोका जा सकता है कैसे, वनारोपण करके मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है कब, अगस्त 1992 में। और 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है, यह कर दिया गया है 5 वर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे बहुत कम ताप पर जो भंडारण होता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट बात करेंगे रेड डाटा बुक। इससे क्या होता है, ये संकटग्रस्त प्रजातियों की जानकारी प्राप्त होती है रेड डाटा बुक्स के।
नेक्स्ट बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एडवर्ड सुएस के द्वारा। और इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी एजी टांसले ने। इकोलॉजी की बात करें तो इसकी खोज की गई थी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। तथा जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसकी खोज की गई थी वॉल्टर जी रोजन के द्वारा। इंपॉर्टेंट मूवमेंट को डिस्कस करेंगे तो चिपको आंदोलन ये कब हुआ था? 1973 में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली में। इसके से जुड़े मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन थे? ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट बात करेंगे एपिको आंदोलन, ये उत्तरी कर्नाटक में हुआ था 1983 में। और इससे जुड़े थे पांडुरंग हेगड़े एवं अप्पू तथा ममता। नेक्स्ट बात करेंगे नर्मदा बचाओ की, तो ये हुआ था 1985 में एमपी तथा गुजरात के एरिया में। इससे जुड़े थे मेधा पाटेकर। तथा पीपल्स फॉर एनिमल्स का हुआ था 1992 में। ये हुआ था दिल्ली के एरिया में। इससे जुड़ी थी मेनका गांधी। नेक्स्ट बात करेंगे रिसुरेक्शन ऑफ कॉलीबेन रिवोल्ट, ये हुआ था 2000 में। ये पंजाब में हुआ था। इससे जुड़े थे बलबीर सिंह सीचेवाल। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व वन्यजीव कोष मतलब WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। IUCN के सहायता के संगठन के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। क्यों की गई थी? जो IUCN है इसकी सहायक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक क्या है? ये है जॉइंट पांडा। इसका कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट है ये जो वन्य जीव है उनको देखभाल करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई थी और किसके द्वारा? तो 1971 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। और 2015 में पहली बार पर्यावास अधिकार प्रमाण पत्र दिया गया था। कौन से आदिवासियों को? तो ये दिया गया था बैगा आदिवासियों को। नेक्स्ट बात करेंगे संख्या की दृष्टि से ढूंढे गए एवं पहचान किए गए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ये है कीटों की। और जो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद हैं उनको चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिया जाता है? तो ये किया गया है इको मार्क की शुरुआत। नेक्स्ट बात करेंगे पारिस्थितिकी का शत्रु किसे माना जाता है? यूकेलिप्टस को माना जाता है। और भारतीय वन संशोधन अधिनियम कब आया था? 2017 में। ये कौन से वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया था? तो ये बैम्बू से मतलब बांस से। लेकिन अब इसे घास का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य आर्द्रभूमि तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों को डिस्कस करेंगे मतलब सेंचुरी वेटलैंड एंड अदर प्रोटेक्टेड रीजन। तो पहले बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य तथा जीव मंडल, इनका गठन कब किया गया था? ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंडर इन सब का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये क्या है? ये जो कोई परितंत्र है इसके विशेष पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षण देने हेतु इनका गठन किया गया। और इनके सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है विधायिका के द्वारा। और इसमें पर्यटन की अनुमति होती है लेकिन जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है राष्ट्रीय उद्यान में। और वन्य जीवों के अलावा अन्य के चारण पर प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने हैं? ये हैं 106। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। इसमें कितने राज्य हैं? इसमें कितने नेशनल पार्क हैं? इसमें 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों को डिस्कस करेंगे तो पापीकोंडा, राजीव गांधी जिसे नाम दे दिया गया, रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर, ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मौलिंग और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करेंगे डिब्रू साइकोवा, कांजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी यहाँ पे भी है लेकिन इसका नाम है ओरंग नेशनल पार्क। रायमोना और देहिंग पटकाई, इन सब का ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये सब असम में है। नेक्स्ट बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे है गुरु घासीदास जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इंद्रावती या फिर कुटरू, कांगेर घाटी, ये सब छत्तीसगढ़ में है। गोवा की बात करें तो गोवा में एक है मुल्लम नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करें गुजरात की, तो गुजरात में गिर, वंसदा और वेलावदार तथा समुद्री यानी कि कच्छ की खाड़ी, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। हरियाणा की बात करें यहाँ पे दो है, कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन है, इंदर किला है तथा खीर गंगा है, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। और शेरजुंग सिम बालवारा तथा पिन वैली ये दोनों भी हिमाचल प्रदेश में है। झारखंड में बेतला तथा पलामू ये भी झारखंड में है। कर्नाटक की बात करें अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये है कर्नाटका में। केरल की बात करें तो केरल में अन्नामुडी शोला, एराविकुलम, मेथनिकट्टन शोला, पम्बादुन शोला, पेरियार तथा साइलेंट वैली, ये सब कहाँ है? केरल में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर के लिए जीवाश्म है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, कान्हा है, कूनो है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है तथा सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? ये सब मध्य प्रदेश में है।
अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे चंदोली नेशनल पार्क है, गूगामल है, नवेगांव और पेंच नेशनल पार्क, जिसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी या फिर बोरीवली नेशनल पार्क तथा तादोबा नेशनल पार्क, ये सब है महाराष्ट्र में। बात करेंगे मणिपुर में तो यहाँ पे है केबुल लामजाओ, जिसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, तथा सिरोही नेशनल पार्क। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क है, बालपक्रम है, और मिजोरम की बात करें तो मुरलिंग है और फांगपुई नेशनल पार्क है, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। नागालैंड में कौन सा है, इंटांगी है, और उड़ीसा में है भितरकनिका तथा सिमलीपाल है। राजस्थान की बात करें तो केवला देवघाना, मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर तथा सरिस्का, ये सब राजस्थान के हैं। और डेजर्ट नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। सिक्किम की बात करें तो एक ही है यहाँ पे, कंचनजंगा। नेक्स्ट बात करें अगर तमिलनाडु की तो यहाँ पे गुंडी नेशनल पार्क है, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई, मुदीमलाई तथा मुकुर्ती, ये सब तमिलनाडु में है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे महावीर हरीना वनस्थली है, केसु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावनी नेशनल पार्क कहाँ है, तेलंगाना में है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड है तथा बिशन यानी कि राजबारी, ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में। अगला है उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में। और उत्तराखंड की बात करें जिम कॉर्बेट जो कि पहला है, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी, फूलों की घाटी तथा गोविंद पशु विहार, ये सब उत्तराखंड में है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे बुक्शा नेशनल पार्क, गोरुमारा, जालदापारा, न्योरा वैली, सुंदरवन तथा सिंगलीला, ये सब पश्चिम बंगाल में है। अगला बात करेंगे अंडमान निकोबार की तो यहाँ पे कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, गलाथिया नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन जिसे वंदूर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, माउंट हेरियट भी अंडमान निकोबार में ही है, रानी झांसी और सैंडल पीक, ये सब अंडमान निकोबार में है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे सिटी ऑफ फॉरेस्ट जिसे सलीम अली पक्षी बहार कहा जाता है, डाचीग्राम, काजीनाग, किश्तवाड़, ये सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे है हेमिश नेशनल पार्क। नेक्स्ट है भारत का जो ओशनिक नेशनल पार्क है, मतलब समुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की कि कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। तो रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, ये बाघ के लिए फेमस है, और पेरियार नेशनल पार्क ये हाथी के लिए फेमस है। लेकिन अगर मानस की बात करें तो ये असम में है, और ये गेंडे, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। गिर जो कि गुजरात में है, ये सिंह के लिए फेमस है। डाचीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में, ये हंगुल और कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट बात करेंगे मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व को डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे है नामदफा, पक्के, कैमलंग, ये तीनों हैं अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व। असम की बात करें, असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, ये चारों असम में है टाइगर रिजर्व हैं। और बिहार में वाल्मीकि है, ये भी टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे इंद्रावती, उदयंती, सीता नदी, अचानकमर, ये भी छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, तथा कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी तथा नागरहोल, ये सब कर्नाटक में टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ओलिव रिडले सी टर्टल, इनका प्रजनन स्थान कहाँ है, ये उड़ीसा के गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है, ये मध्य प्रदेश है। और भितरकनिका, गरान, ब्राह्मणी, वैतरणी नदियों के मध्य यह नदी डेल्टा में अवस्थित है, कौन से, उड़ीसा में। और गंगा डॉल्फिन सेंचुरी अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार में है। नेक्स्ट बात करेंगे संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, ये गोवा के चेराव द्वीप पर स्थित है। और गिद्धों के संरक्षण के लिए चलाया गया इंपॉर्टेंट कार्यक्रम कौन सा है, ये है सेव। भारत के पूर्वी तट एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित जो बाघ आरक्षित है वो कौन सा है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में बायोडायवर्सिटी के दृष्टि से 4 संतृप्त क्षेत्र मतलब हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा भारत वर्मा क्षेत्र मतलब भारत म्यांमार का क्षेत्र। गिद्धों की समष्टि में हरास हेतु उत्तरदायी दवा क्या है, यह डिक्लोफिनिक सोडियम है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। और भारत में अब तक कुल रामसर संरक्षण कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं 75। नेक्स्ट बात करेंगे वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संगठन एक गैर लाभकारी संगठन है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची है, किसके लिए है, इसमें रामसर आदि भूमि के अंतर्गत आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल शामिल है, कौन कौन से, 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है तथा 1 मिश्रित है।
नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 8। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट तथा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला बात करेंगे ओजोन से रिलेटेड। ओजोन क्या है? ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे से बनने के समय उत्पन्न होता है ओजोन। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये सूर्य से निकलने वाले जो विकिरण हैं उनको ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है तथा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं किया जा सकता है, और यही पृथ्वी की सतह को इंसुलेट करता है तथा जमने से रोकता है। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छ विकास युक्त की। इसके तहत क्या होता है? जो डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री को प्रोत्साहन निधियाँ उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वे जो डेवलपिंग कंट्री है वे स्वच्छ तकनीकों के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सके, रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव की। तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो रही है, और इसकी संकल्पना पहले किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जोसेफ फोरियर के द्वारा 1824 में। इसमें कौन कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे हर साल पीसीएस में आता है क्वेश्चन, और 2022 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रीन हाउस गैसेस से। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों ही हरित गैसें हैं। ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रेजेंट में विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का भाग कितना है? ये है 7%। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ये जो सूर्य से आने वाली अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्घ्य, जो सूर्य से, पहले तो याद रखेंगे, जो सूर्य से आने वाली तरंगें हैं वो लघु तरंगदैर्घ्य होती हैं। आवृत्त विकिरण ग्रीन हाउस में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन लैंड और ग्रीन हाउस के अंदर के पादपों से उत्सर्जित जो होती हैं वो जो लंबी तरंगदैर्घ्य होती हैं, ये वापस कांच के पार नहीं जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हरित गृह गैसों की। तो इसमें डायरेक्टली कौन कौन सी गैस शामिल है और इनडायरेक्टली, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चार्ट ये अच्छे से याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा क्लोराइड और जलवाष्प, ये प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैसें हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये वैश्विक तापन का प्रमुख कारण है, और पौधों के विकास के लिए ये लाभदायक भी है, तथा भारत में विद्युत और ऊष्मा के उत्पादन के लिए खपत किए जाने वाले जो जीवाश्म ईंधन वो CO2 उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देते हैं। और सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? यह है चाइना। मीथेन की बात करें तो इसे मार्श गैस भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा धान के खेतों में, आर्द्र भूमि में, पालतू जानवर के गोबर में तथा पशुओं की जुगाली में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हरित गृह उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए पहला प्रयास किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। कहाँ किया गया था? ये किया गया था रियो डे जेनेरियो में। अगला बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। ये कब की गई थी? 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में। और इसका पर्पज क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है उनको कानूनी तौर पर रिड्यूस करना। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक तापन की। तो ये क्या है? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण जो क्षोभ मंडल है उसमें पृथ्वी की सतह के जो नज़दीक के वातावरण है उसके औसत तापमान में वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, यही वैश्विक तापन कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक तापन के कारण जो पिछली शताब्दी है उसमें पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई। कितने की? ये देखी गई इसमें 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्या हो रहा है? इससे जो समुद्र का तल है वो बढ़ जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी लीक हुई थी, मीथेन आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, और प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली का प्रयोग पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। तो यही क्या कहलाता है? यही अर्धकाल कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रेड प्लस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी कब? 2008 में। और एक कार्बन क्रेडिट है उसको तुल्य माना जाएगा कितने के? तो वो 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट बात करेंगे मरुस्थलीकरण है उसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD की स्थापना की गई थी कब? 1994 में। और नेक्स्ट बात करेंगे बेसल समागम की। तो ये जो खतरनाक अपशिष्ट हैं उनके प्रतिकूल प्रभाव से पर्यावरण की रक्षा करना। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 9 ओजोन परत क्षरण एवं नियंत्रण हेतु इसके प्रयास किए गए हैं, मतलब इनिशिएटिव टू कंट्रोल ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो पहले तो बात करें ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है, और सूर्य से जो आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें हैं उनको रोकती है ओजोन परत। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको रोकती है ओजोन लेयर।
और ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? यह है डाप्सन। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? ये अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट बात करें, 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल मतलब ओजोन हैलो का पता लगाया गया था। किसके द्वारा? तो ये GW केंट मूर ने और जॉन सैंपल ने। नेक्स्ट बात करेंगे, ओजोन उत्पन्न कैसे होती है? तो सूर्य के प्रकाश से जो परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया होती है उससे ओजोन उत्पन्न होती है। और व्यापक वायु में ओजोन की मात्रा अच्छी मानी जाती है। कितनी? 0.06 ppm तक ओजोन की मात्रा को अच्छा माना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ओजोन परत विघटनकारी पदार्थ है कौन कौन से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट बात करेंगे, ओजोन परत को रोकने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किए गए हैं? पहले की गई है वियना संधि, किगाली समझौता तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया है। तो वियना समझौता कब हुआ था? 22 मार्च 1985 में। क्वेश्चन है कि वियना समझौता किससे संबंधित है? तो ये ओजोन लेयर के क्षरण को रोकने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, किगाली समझौता यह आया था अक्टूबर 2016 में, किगाली में, कहाँ? रवांडा में। और इसमें वर्ल्ड के लगभग 197 कंट्री द्वारा 2025 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की सहमति की गई है। और अगला बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो यह आया था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के क्षरण के लिए ये प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 को। नेक्स्ट बात करेंगे, 2022 के ओजोन परत संरक्षण की थीम क्या थी? तो यह है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 10 ऊर्जा संसाधन मतलब एनर्जी रिसोर्स की। तो ऊर्जा संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? तो ये मेनली 2 टाइप्स होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में कौन कौन से आता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो बायो यानी कि जैव ऊर्जा, और भूतापीय तथा ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा तथा शैल गैसें। सौर ऊर्जा की बात करें तो ये ऊर्जा का सर्वसुलभ स्रोत है और ये पर्यावरण हितैषी है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा, ये याद रखिएगा कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, मतलब कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक का ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम के परमाणु के संलयन से। नेक्स्ट बात करेंगे, सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्ति होती है, लेकिन किन तरीकों से? 2 टाइप से। पहला है फोटोवोल्टिक सोलर पावर द्वारा। दूसरा बात करेंगे कॉन्सन्ट्रेटिंग सोलर पावर द्वारा। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो ये भारत एवं फ्रांस द्वारा पेरिस में इसका शुभारंभ किया गया था। कब? 30 नवंबर 2015 को। इसमें 121 देश शामिल थे और इसका उद्देश्य क्या था कि कर्क और मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो 20 जो देश उत्पन्न है उनको एक मंच प्रदान करना, इसके लिए गठन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 2015 में। नेक्स्ट बात करेंगे बायो ऊर्जा की मतलब कि जैव ऊर्जा की। तो ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से प्राप्त होने वाली गैस बायोगैस कहलाती है। इसका मेन संगठन कौन सा है? तो ये मीथेन है 55 to 75% तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के यौगिक रहते हैं जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। तो याद रखिएगा अपशिष्ट पदार्थ में कौन कौन से यौगिक होते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। इनका काम क्या होता है? इनका उपयोग होता है उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। बायो या फिर जैव ऊर्जा का मेन स्रोत कौन सा है? पशुओं का अपशिष्ट, कृषि एवं घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि जैव ऊर्जा के मेन स्रोत हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भविष्य की ऊर्जा की। तो इसमें है हाइड्रोजन ऊर्जा, शैवाल संचालित ऊर्जा तथा जैविक सूक्ष्म ईंधन सेल। और अगर हाइड्रोजन ऊर्जा की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है? ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एटसेट्रा। और ये स्वच्छ ऊर्जा एवं सस्ता ऊर्जा का विकल्प है। हाइड्रोजन जो है स्वस्थ भी है, स्वच्छ भी है और सस्ता भी है। शैवाल आधारित ऊर्जा की बात करें तो शैवाल आधारित ऊर्जा है, इसका उत्पादन समुद्र के अलावा भूमि पर भी किया जा सकता है, मतलब पानी में तो किया जा सकता है, साथ ही साथ लैंड में भी किया जा सकता है। और ये उच्च स्तरीय विशेषज्ञता एवं अभियांत्रिकी की आवश्यकता है इसके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम जैविक सूक्ष्म ईंधन सेल की। तो यह रासायनिक ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और इसमें क्या होगा? जो कार्बनिक पदार्थ है कौन कौन से? सुक्रोज, ग्लूकोज, एसीटेट, मेथेनॉल, प्रोटीन आदि जो है सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होंगे जैविक सूक्ष्म ईंधन सेल में। बात करें अगर बायोडीजल की, तो बायोडीजल जो है ये इसे जैव डीजल भी बोलते हैं। ये पौधे से प्राप्त होता है, जेट्रोफा के पौधे से प्राप्त होता है, जिसे रतनजोत और पैगमिया पिनाटा मतलब करंज भी कहा जाता है। तो बायोडीजल कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति कब आई थी? 2018 में। इसके द्वारा क्या कहा गया था कि जो गन्ने का रस है वो चीनी युक्त सामग्री जैसे कि चुकंदर, स्वीट सोरगम, गेहूं, टूटे चावल, सड़े आलू आदि का उपयोग एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में स्वीकृत हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 2022 की रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या कहा गया है? तो उसमें बोला गया भारत में जो कुल ऊर्जा उत्पादन है उसका योगदान उसमें सबसे ज़्यादा है जीवाश्म ईंधन का 57.9%, फिर उससे कम है सौर ऊर्जा का, फिर उससे कम है जल विद्युत का, फिर है पवन ऊर्जा का, एंड सबसे लास्ट में है सबसे कम है परमाणु ऊर्जा का जिसका है 1.7% योगदान है। तो भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का योगदान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट चैप्टर है चैप्टर 11, ये एसिड रेन तथा वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन की बात करता है। एसिड रेन किससे होता है? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस के ऑक्साइड से। जल प्रदूषण एवं इससे संबंधित बीमारियों को डिस्कस करेंगे। जल प्रदूषण पहले तो होता किससे ये देखेंगे, तो ये होता है आर्सेनिक से, नाइट्रेट से, फ्लोराइड, कैडमियम, पारा, सीसा आदि से सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। अब इनसे कौन कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक सबसे ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा पश्चिम बंगाल में है, और इससे कौन कौन से रोग होता है? ब्लैक फुट, कैंसर, केरोटोसिस आदि रोग होते हैं। और सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश यहाँ पे आर्सेनिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है आर्सेनिक का, और बांग्लादेश का पड़ोसी है पश्चिम बंगाल, इसलिए भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषण है। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रेट की, तो इसके वजह से बच्चों में रोग होता है मिथेमोग्लोबिनेमिया, नाइट्रेट साइसोसी तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिससे ये रोग होता है इसमें। और फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है? ये दांत और मसूड़ों का इससे क्षरण होने लगता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, मतलब जिसे फ्लोरोसिस रोग भी बोलते हैं। कैडमियम से होता है एटाई रोग सबसे ज़्यादा मात्रा में, पारा से होता है मिनीमाटा रोग तथा सीसा से होता है सीसा विषाक्तता रोग। नेक्स्ट बात करेंगे शैवाल ब्लूम की, तो जलीय तंत्र में अपशिष्टों के साथ पोषक तत्वों कौन कौन से? फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के मिलने से जलीय तंत्र में पोषकों की बढ़ती उपलब्धता शैवाल प्रस्फुटन या फिर शैवाल ब्लूम कहलाती है। सुपोषण की बात करें तो जलीय तंत्रों में जैविक और अजैविक पोषणों के सांद्रण में वृद्धि से सुपोषण हो रहा है। यह मुख्यतः नाइट्रोजनी पोषकों एवं आर्थोफॉस्फेटों के कारण हो रहा है, और इसके परिणामस्वरूप शैवाल प्रस्फुटन या फिर शैवाल ब्लूम की घटना हो रही है। अभी हम करेंगे गंगा नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो गंगा नदी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कि औद्योगिक एवं नगरीय अपशिष्ट है। और गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना की गई थी 1985 में, और 1995 में केंद्रीय गंगा और 1995 में सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया है। और इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण इसकी स्थापना की गई थी 20 फरवरी 2009 को, ये भी गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए। कृषि जल संरक्षण में सहायक पद्धति कौन सी है? शून्य जुताई करना, सिंचाई पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना तथा जो फसल अपशिष्ट बचते हैं उनको खेत में ही छोड़ देना। नेक्स्ट बात करेंगे स्थिर जल आवास कौन सा है? तालाब, दलदल, झील और आर्द्र भूमि, ये लैंटिक आवास है। नेक्स्ट बात करेंगे गतिमान जल आवास कौन कौन से? झरना, नदी, ये इन्हें लोटिक आवास बोला जाता है। गतिमान है जो उन्हें लोटिक आवास बोला जाएगा, और स्थिर जो है उन्हें लैंटिक बोला जाएगा। भारत में नदियों में जैविक मरुस्थल कहाँ पे है? दामोदर नदी में। पृथ्वी पर जल विभाजन की बात करेंगे तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97% खारा है तथा 3% ही मीठा जल है, और मीठे जल का 68.7% भाग ध्रुवीय बर्फ, छत्रक एवं हिमनद में है तथा 1% से भी कम अलवण जल प्राप्त होता है।